पुराने समय की बात है। एक राज्य पर राजा सेवक सिंह राज किया करते थे। राजा सेवक सिंह के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री जी, मेरी अवस्था काफी वृद्ध हो चुकी है। मैं इस राज के काज कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। महाराज, यदि आप जैसा एक कुशल और दयालु राजा राज्य छोड़ देगा तो फिर राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। मेरी विचार से आपको ये फैसला करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा बेटा शशिधर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल में आने वाला है। वो इस देश का अगला राजा बनेगा। उसको अपने राज्य का पूरा भार सौंपने के बाद ही मैं अपने ईश्वर की भक्ति के लिए वन में चला जाऊंगा। ये विचार भी अच्छा है महाराज, लेकिन क्या इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा? इसके बारे में आप अवश्य सोच लें। मेरा तो सुझाव यह है कि आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाइए, उसके बाद ही आप राज सिंहासन त्याग कीजिए। आपका विचार भी बिल्कुल सही है मंत्री जी। युवराज के आते ही उसे राज का भार सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरा विचार यह है महाराज कि आप युवराज के साथ 1 वर्ष तक राजपाट संभालें। उसे बताएं कि राजपाट किस तरह से चलाया जाता है। राज सिंहासन संभालने के सारे तरीके उन्हें सिखाएं। जब युवराज सभी कामों को करने में बिल्कुल निपुण हो जाएं, तभी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने बेटे की आने की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। उसी समय राज्य में एक गहनों के व्यापारी के यहाँ चोरी हो जाती है। इसी तरह 1 माह के अंदर लगातार 3 से 4 बार चोरी की घटनाएं होती है। एक दिन प्रजा के कुछ लोग महाराज से मिलने के लिए आते हैं और राज्य में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं। आप लोग चिंता ना करें, राज्य के पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। किंतु इसके बावजूद भी चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं होती। नगर के लोग अभी भी इस बात से चिंतित थे। चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान यह बात भी फैली कि नगर में एक साधु महाराज आकर ठहरे हैं। गांव का ही एक व्यक्ति, जिसका नाम चरणदास था, वह साधु महाराज से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछने लगा। तो साधु महाराज ने कहा, चरणदास, तुम्हारे घर के बाहर आंगन में तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा बहुत ही सारा धन जमीन में गाड़ कर रखा हुआ है। कल पूर्णमासी की रात है और कल रात तुम अपने आंगन से धन निकाल लेना। अगली रात को जब चरणदास ने अपने घर के आंगन में कुदाल से खोदा तो उसे सोने से भरी हुई एक थैली मिली। अब तो चारों ओर ये बात फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर चरणदास को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। अब तो पूरे राज्य में इसी बात की चर्चा होने लगी कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों के पूर्वजों के द्वारा छिपाए हुए खजाने के विषय में भी बताते हैं। इसी समय युवराज शशिधर गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल वापस लौट आए। तभी महाराज ने उनसे कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुम इस राज्य की जिम्मेदारी से तुम मुक्त करो। पिताजी,
अभी इस बात की चिंता आप मत कीजिए। सही समय पर राज सिंहासन की जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल लूंगा। महाराज, हमारे गुप्तचरों से हमें यह समाचार मिली है कि पड़ोसी देश के राजा परमसेन हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। वो सही मौके का तलाश कर रहा है। ओह, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। सैनिक, तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेजो। युवराज, एक तरफ तो हमारे राज्य में चारों ओर लुटेरों की आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे शत्रु राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा राज्य बुरी तरह मुश्किलों में फंस गया है। ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तब कुछ भी नहीं आ रहा है। युवराज। महाराज, अपने शत्रु राजा के हमले का सामना करके उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज को खो बैठेंगे। और दूसरी तरफ वो चोर हमारे राज्य में ही घूम रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जनता से लूटी हुई दौलत को वो हमारे राज्य से बाहर नहीं ले गए होंगे। हम अवश्य ही उन चोरों को पकड़कर जनता से लूटा हुआ सामान उन्हें वापस लौटा सकते हैं। आप सबसे पहले सेनापति जी को बुलवाइए। कुछ ही समय में महाराज, युवराज, सेनापति और मंत्री वे चारों लोग आने वाले संकट का सामना करने के लिए योजना बनाने लगते हैं। महाराज ने सभी लोगों के सामने गुप्तचरों द्वारा लाई गई सूचना बताई। फिर सेनापति से कहने लगे, सेनापति जी, आप बताइए, गुप्तचरों द्वारा लाई गई सूचना के बारे में हम क्या कर सकते हैं? महाराज, शत्रु देश का राजा परमसेन बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी सेना बहुत ही विशाल है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सैन्य संपत्ति को बढ़ाना होगा। हमें अपने सैनिकों के लिए और अधिक हथियार के लिए बहुत सी धन की आवश्यकता होगी। तभी हम राजा परमसेन का मुकाबला कर सकते हैं। सेनापति जी, आपको पहले से ही हमारे सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए था। युवराज, अपनी सैन्य शक्ति को और भी मजबूत करने के लिए हमारे पास अधिक धन नहीं है, जिसके कारण ना तो हम नए सैनिकों को भर्ती कर पा रहे हैं और ना ही नए नए हथियार खरीद पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम अपनी सेना को और अधिक मजबूत करें। आप आज से ही हमारे राज्य में जितने भी नौजवान हैं उनको सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ कीजिए। किसी भी समय उन्हें शत्रु सेना का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। युवराज, मैं तुरंत ही इस काम पर लग जाऊंगा। मंत्री जी, आप कल ही राज दरबार का आयोजन कीजिए। उसमें बाकी सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कह दीजिए। युवराज और सभी दरबारी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए कि इन समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी, तभी वहाँ साधु महाराज का आगमन होता है। आप कौन हैं साधु महाराज, और यहाँ किस लिए आए हैं? महाराज, ये साधु बहुत ही पहुँचे हुए हैं और भविष्य बताने वाले हैं। मैंने अपने राज्य के लोगों से इनके बारे में बहुत ही सुना है। ये साधु महाराज खुद चलकर हमारे राज दरबार में आए हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज, मुझे इस बात का ज्ञान है कि आप शत्रु देश के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके राज्य का उसके आसपास कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएगा। साधु महाराज, आप ये बात कैसे जानते हैं? क्योंकि ये बात तो अपने दरबार के कुछ खास लोगों को ही बताई थी। महाराज,
मुझे सब कुछ मालूम है। लोक विधा के बल पर सब कुछ जान सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और भी अधिक धन की आवश्यकता है, जबकि आपके खजाने में उतना धन मौजूद नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं, आपके पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छुपाया गया है। अगर वो खजाना आपको मिल जाए तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। क्या कहा? हमारे पूर्वजों का खजाना? ये बात तो आज तक मुझे भी मालूम नहीं थी। वो खजाना कहाँ पर होगा? महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़ कर गए हैं जितना आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। वो खजाना हमारे नगर के मुख्य द्वार के नीचे छुपाया गया है। वहाँ पर लाखों स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएगी। अगर आपकी बात सच निकली तो सचमुच हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानकर नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देखिए तो आपको अपार धन मिल जाएगा। इस साधु की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन हम लोग इसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? महाराज, इस साधु ने हमारे राज्य के कई लोगों को उनके पूर्वजों के द्वारा छुपाया हुआ धन के बारे में बताया है, और जब उन सभी लोगों ने साधु महाराज द्वारा बताई गई जगहों को खोद कर देखा तो सचमुच ही उन्हें धन की प्राप्ति हुई। ये बात तो मैं राज्य के कई लोगों से सुन चुका हूँ। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देख लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेनापति जी। अगर सारा धन हमें मिल जाए तो हम बहुत ही जल्दी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वरना हमें धन के लिए अपने ही राज्य की जनता पर अधिक लगान लगाना होगा, और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो महाराज, नगर के मुख्य द्वार के खुदाई का काम शुरू करवा दूं? अभी कुछ समय के लिए रुकिए सेनापति जी। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद खोद कर देखेंगे। जो आज्ञा युवराज, जैसा आप ठीक समझें। जब आप कहेंगे तभी अपना काम शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज राज दरबार की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। जब राज दरबार पूर्ण हो गया तो युवराज अपने पिता के कक्ष में जाते हैं। युवराज, हमें उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिताजी, आप एक बात भूल रहे हैं। उस साधु ने तो नगर के मुख्य द्वार के नीचे दबे हुए खजाने के बारे में कहा है, लेकिन इस समय हम अपने नगर के मुख्य द्वार को गिरा देंगे तो शत्रु राजा बहुत ही आसानी से हमारे नगर पर हमला कर देगा। और तो और हमारे राज्य का सबसे मजबूत मुख्य द्वार ही है। उसको पार करके राजमहल में प्रवेश करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो क्या युवराज, हम उस खजाने को ऐसे ही छोड़ दें? पिताजी, पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि साधु ने जो कुछ कहा है वो सच है। मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इस बात की छानबीन करके फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप इस विषय में कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा। इसके बाद महाराज सेवक सिंह ने उस खजाने को ढूंढने की प्रक्रिया पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इसके बाद युवराज ने अपने एक बचपन के मित्र को बुलाया, जो पिछले कई वर्षों से महाराज के लिए अंगरक्षक के रूप में कार्यरत था। उसका नाम धनंजय था। जब युवराज अपने मित्र धनंजय से मिले तो युवराज ने उनसे कहा, युवराज, आपने मुझे किस काम के लिए याद किया है? अरे मित्र, तुम मुझे युवराज नहीं बल्कि शशि कह के पुकारो।
हम दोनों तो बचपन के मित्र हैं। नहीं मित्र, आप तो राजा के बेटे हैं और हमारे होने वाले महाराज भी। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि राज्य के सबसे वफादार और भरोसेमंद तुम ही हो। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। बताइए युवराज, हमें क्या काम करना है? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। धनंजय, हमारे राज्य में एक नए साधु महाराज आए हैं। उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हाँ युवराज, मैंने भी उनके बारे में सुना है। हमारे राज्य के लोगों का कहना है कि उन साधु द्वारा बताए जाने पर उन लोगों को अपने पूर्वजों के द्वारा छुपाए हुए खजाना मिला है। वे जिसे भी पूर्वजों के खजाने के बारे में बताते हैं वह खजाना वहीं मिलता है। मैंने भी यही सुना था। चलो हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा काम करना है। इसके बाद युवराज और धनंजय अपना भेष बदल लेते हैं। दोनों ने साधारण गांव वालों का भेष लिया। दोनों धनंजय के घर गए। युवराज ने धनंजय को एक पोटली दिखाते हुए कहा, देखो धनंजय, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम ये स्वर्ण मुद्राएं इसी कमरे में खोद कर यहाँ छुपा देते हैं। लेकिन युवराज, हमारे ही घर में ये धन क्यों छुपाना है? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया। देखो धनंजय, हम ये धन यहाँ पर छुपाएंगे और साधु महाराज से इस धन के बारे में पूछेंगे और वो साधु महाराज इस धन के बारे में हमें बता पाएगा या नहीं, ये हम लोगों को पता करना है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया युवराज। अब मुझे उस साधु महाराज के पास जाकर इस छुपे हुए धन के बारे में पूछना है। मैं ठीक कहा ना युवराज? तुम बिल्कुल ठीक समझे धनंजय, लेकिन हमारे पास कल तक का समय नहीं है। तुम्हें आज ही उनके पास जाकर छुपे हुए धन के बारे में पता करना होगा। युवराज के जाने के बाद धनंजय एक ग्रामीण के भेष में साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, मैं आपके पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। पुत्र, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी कोई इच्छा है। महाराज, मेरी दादी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि हमारे दादा और परदादा बहुत ही अमीर लोग थे, मगर मैंने तो अपने घर में कभी भी एक फूटी कौड़ी तक नहीं देखी। मुझे शक है कि मेरे पूर्वज सारी संपत्ति को कहीं न कहीं छुपा कर गए हैं। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि वो सारी संपत्ति कहाँ पर रखी है। जरूर बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और शाम से लेके कल सुबह तक कोई भी बातचीत नहीं करता। इसलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ। कल सुबह आकर मुझे मिलना। ठीक है साधु महाराज। उसके बाद धनंजय युवराज के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है। तो फिर आज रात को हमें तुम्हारे घर पे पहरा देना होगा। हमें पूरी रात जगना होगा। लेकिन युवराज, मेरे घर पे पहरा देने से क्या होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी है ना। धनंजय, तुम बिल्कुल वैसे ही करो जैसा मैं करता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और रात के समय तुम मेरे साथ ही रहना। हमें तुम्हारे घर के बाहर पहरा देना है। उसी रात युवराज और धनंजय दोनों धनंजय के घर में छिपकर पहरा देने लगे। उनका शक बिल्कुल सही निकला। जब वे दोनों छिपकर घर की निगरानी कर रहे थे, तब अंधेरे में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वे देखो धनंजय, एक आदमी हमारे घर की तरफ ही आ रहा है। हाँ युवराज, वो आदमी जमीन खोद रहा है। आखिर वो करने क्या वाला है? देखो धनंजय, वो आदमी एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ छुपा रहा है। यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये उसी नकली साधु का काम है। हाँ युवराज, यानी वे साधु यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर हमें कल इन मुद्राओं के बारे में बताने वाला है।
इसका मतलब यह है कि वह जिस किसी को भी धन के बारे में बताता है उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय खुद ही वहां पर जाकर स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर आता है। अरे ये आदमी तो सेनापति जी का खास आदमी है, या यूँ कहूँ कि ये तो सेनापति जी का दाहिना हाथ है। क्या सच में? इसका मतलब इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति जी भी शामिल हैं। ठीक है धनंजय, तुम कल फिर उस साधु के पास जाना और अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में पूछना। उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद युवराज महल में आकर महाराज को सारी सच्चाई बता देते हैं। सब कुछ जानने के बाद महाराज ने कहा, इसका मतलब यह है कि यह सारी साजिश सेनापति जी ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को कारागार में डालने का आज्ञा देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, इस समय आपको रुकना होगा। कल रात को उस साधु के आश्रम के पास पहरा देंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि इस साधु के साथ और कितने लोग मिले हुए हैं। हाँ युवराज, ये बात तुमने ठीक कही। कल हम भेष बदलकर उस साधु के कुटिया के पास पहरा देंगे और फिर उन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे जो हमारे राज्य के शत्रु हैं। अगली सुबह महाराज के कहने पर धनंजय फिर से उस साधु महाराज के पास जाता है। उसे देखते ही साधु कहने लगा, आओ पुत्र आओ, मैंने अपने योग विधा के बल पर यह देख लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना कहाँ पर है। तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है, तुम उस पेड़ को खोद कर देखना, वहीं पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। वही तुम्हारे पूर्वजों का जायदाद है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर धनंजय वहां से चला गया। वह सीधा युवराज के पास पहुंचा। धनंजय ने सारी बात विस्तार पूर्वक युवराज को बता दी। अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हम लोगों ने धन जहाँ पर छुपाया था वहाँ ना बताकर उस आदमी ने जहाँ धन छुपाया था उस बारे में हमें बताया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वो हमारे शत्रु राजा परमसेन का गुप्तचर है। उसी रात युवराज शशिधर, धनंजय और महाराज स्वयं भी अपना भेष बदलकर साधु की कुटिया के पास छिपकर निगरानी करने लगे। उनका संदेह बिल्कुल ठीक निकला। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि आधी रात के अंधेरे में सेनापति उस साधु की कुटिया में प्रवेश करता है। फिर धनंजय साधु की कुटिया की खिड़की से झांकने लगता है। उसने देखा कि कुटिया के अंदर साधु और सेनापति आपस में बातें कर रहे थे। अरे सेनापति, बताओ तो सही, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? महाराज परमसेन ने तुम्हें जो काम सौंपा है वह पूरा नहीं हुआ। वे तो आक्रमण करने का मौका तलाश रहे हैं। आपके कहने के बाद हमारे महाराज ने नगर के मुख्य द्वार को गिराने के लिए तैयार हैं और लगभग 1 सप्ताह के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह से नगर पर आक्रमण करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। अगर वह मुख्य द्वार नहीं होता तो अब तक हम नगर पर हमला करके राजमहल को भी अपने कब्जे में कर चुके होते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वह मुख्य द्वार ही अब तक इस राज्य को बचा रहा है। अगर वह नहीं रहेगा तो इस राज्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपने बिल्कुल सही योजना बनाई है। पिछले 1 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं यह उसी का फल है। अब जल्द ही हम सफल होने वाले हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस राज्य के सभी लोग मुझ पर विश्वास कर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बुद्धिमान राजा भी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में परमसेन ने क्या कहा है? महाराज ने क्या कहा है उसकी चिंता तुम मत करो। इस राज्य पर कब्जा करने के बाद
परमसेन महाराज तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। सेनापति तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। ये सब आपकी सहायता से ही हो पाया है। आप जैसे गुप्तचर अगर मेरा साथ ना देते तो ये काम कैसे हो पाता। सेनापति और साधु के बीच जो भी बातें हो रही थी वो सब धनंजय खिड़की से देख और सुन रहा था। इसके बाद धनंजय महाराज और युवराज के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना विस्तार पूर्वक बता देता है। देखा अपने पिताजी, वे कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। वे हमारे हाथों से ही हमारे नगर के मुख्य द्वार को तोड़वाना चाहते हैं ताकि शत्रु राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर सके। तुमने बिल्कुल ठीक कहा युवराज, अब और देर करने की कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को तुरंत बंदी बनाया जाए। धनंजय, तुम तुरंत अपने सैनिकों के साथ जाकर उन सबको बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आओ। फिर धनंजय ने ऐसा ही किया। अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन्हें बंदी बनाया और महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने सेनापति से कहा, सेनापति जी, तुम पर मैं पूरा विश्वास करा करता था, लेकिन तुमने इसके बदले में मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन लोगों को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। अब ये अपना सारा जीवन काल कोठरी में सड़ेंगे। शाबाश युवराज, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से इस षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें इस राजा का राज्यभार सौंपने का समय आ गया है। लेकिन पिताजी, मुझे इसके लिए और समय चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपने राज्य के होनहार और बहादुर नौजवानों को चुन चुन कर सैनिक प्रशिक्षण देना है, ताकि हमारे सेना का बल और भी ज्यादा मजबूत हो सके। मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव मंजूर है। एक बात और है पिताजी, मैं चाहता हूँ कि धनंजय को हमारे राज्य का सेनापति बना दिया जाए, क्योंकि धनंजय से बढ़कर कोई वफादार और बहादुर मुझे इस राज्य में नहीं मिला। इसके बाद धनंजय को सेनापति बना दिया गया। राज्य के कई युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य की सेना में शामिल किया गया। कुछ समय के बाद युवराज का राज्य अभिषेक हुआ और उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपकर महाराज ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए।